सभी का, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कभी दुनिया जिस अमेरिका की ताकत का लोहा मानती थी, आज उसी अमेरिका की अर्थव्यवस्था हांफती नजर आती है। और इस हालात के पीछे जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, उनके सनकी और जिद्दी फैसलों ने अमेरिकी इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रखी है। टैरिफ को लेकर चाहे ट्रंप कितने ही बड़े बड़े दावे कर लें, हकीकत यह है कि अमेरिकी जनता का अपनी अर्थव्यवस्था पर से भरोसा उठ चुका है। 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर अब यहां पर हालात पहुंच चुके हैं। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां डामाडोल है, मंदी का डर हर घर में दस्तक दे रहा है। यानी ये समझिए सुपर पावर की चमक अब फीकी पड़ती हुई नजर आती है। तस्वीरें अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ब्रिटेन की हालत भी गंभीर है। ब्रिटेन में हर 10वां शख्स गरीबी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। और ये जो आंकड़ा सामने आया, बीते 30 सालों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। सवाल बड़ा है, क्या सियासी जिद और गलत आर्थिक फैसलों की कीमत अब आम जनता भुगत रही है? इसके हर पहलू पर करेंगे चर्चा, हर एक एंगल आपको बताएंगे। कहते हैं जो जिद करता है वही अपने ही देश को नुकसान पहुंचा देता है, और आज अमेरिका इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका है। कभी दुनिया जिस अमेरिका की ताकत, जिस अमेरिका की सुपर पावर का लोहा मानती थी, आज वही अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर धड़ाम हो चुका है, धराशायी होता हुआ नजर आता है। और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की सनकी और जिद्दी फैसले जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। टैरिफ के दावे, बड़े बड़े घोषणा पत्र, इन सब के बावजूद जनता का भरोसा 2014 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां घट रही हैं, रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा सिकुड़ रही हैं। और तो और ट्रंप इसके बावजूद कहते हैं कि भाई उन्होंने तो खरबों डॉलर बढ़ा दिए। सवाल ये कि आखिर ये गया किसकी जेब में? जनता की जेब में गया या फिर सिर्फ प्रचार के लिए? अगर अमेरिकी नागरिकों की जेब में बदलाव नहीं आया तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ट्रंप के टैरिफ सिर्फ भरोसा तोड़ने और जनता को डराने के लिए है। असली फायदा दरअसल किसी और को हुआ होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भरोसा 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझिए जरा। कॉन्फ्रेंस बोर्ड का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जनवरी 2026, जिसमें ये गिरकर 84.5 पर पहुंच चुका है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स दिसंबर 2025 में था 94.2%। मई 2014 के बाद का ये सबसे निचला स्तर है। अब ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों के सर्वे में सभी अनुमानों से भी इसे कम बताया गया है। लेकिन आखिरकार ट्रंप वही नेता है जिसने अमेरिका की आर्थिक नींव को हिलाकर रख दिया। इंडिया डेली के दिखाए गए आंकड़े ये साफ कहते हैं कि भरोसा टूट गया है, अर्थव्यवस्था सुस्त है और मंदी का डर हर घर में दस्तक दे रहा है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी उपभोक्ताओं का भरोसा गिरकर 84.5 पर आ गया, और ये स्तर कोविड महामारी के सबसे बुरे, सबसे निचले दौर से भी ये कहा जाए निम्न है। नौकरी बाजार भी अब पूरी तरह से अपने चरम पर नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि नौकरियां आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी संख्या घटकर 23.9% रह गई। जिन लोगों ने कहा कि नौकरियां मिलना मुश्किल है, उनकी संख्या बढ़कर 20.8% हो गई। अब ट्रंप की टैरिफ नीति ने एम्प्लॉयर्स को नई भर्ती करने से डिस्करेज कर दिया है। एक तरह से सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में सिर्फ 50,000 नई नौकरियां जोड़ी गई। 2025 में कुल नौकरी सृजन जो था वो 5.84 लाख था, यानी कि आप ये मान के चलिए 5,84,000, जबकि 2024 में ये 20 लाख से ज्यादा हुआ करता था। यानी अर्थव्यवस्था आकार में बढ़ रही है, लेकिन आम नागरिक की जेब और भरोसा धड़ाम है। अब बड़ी बात यह कि इसका जिम्मेदार कौन? वही ट्रंप जो हर बयान में अपनी महानता का ढोल पीटते हैं। वही ट्रंप दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन दावे हैं कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अब टैरिफ बम ट्रंप सरकार के लिए किस तरह से काम करके गया वो बताते हैं। ट्रंप सरकार ने चीन पर, यूरोप पर, मैक्सिको पर भारी भारी टैरिफ लगाए। स्टील, एल्यूमिनियम पर 25% तक टैक्स लगाया। हालांकि इसके बाद में जवाबी टैरिफ भी शुरू हुआ, इसके साथ ही शुरू हो गया एक तरह से ट्रेड वॉर।
अब महंगाई की मार किस तरह से रही? आयात महंगा हुआ, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आई। आम अमेरिकी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा। लेकिन समझिए इंडस्ट्रीज को किस तरह से बड़ा झटका लगा, जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत बढ़ी, कंपनियों का मुनाफा घट गया, कई फैक्ट्रियों में छटनी की नौबत आ गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, किसी भी देश के लिए किसान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और अमेरिका का किसान इन तमाम टैरिफ अटैक से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन पर टैरिफ लगा दिया, अरबों डॉलर का कृषि निर्यात प्रभावित हो गया। किसानों को सरकारी सब्सिडी का सहारा एक तरह से लेना पड़ रहा है। ये इतना ही नहीं, शेयर बाजार में जमकर उथल पुथल है। ट्रेड वॉर की आशंका से निवेशक घबरा गए हैं। वॉल स्ट्रीट में तेज गिरावट दर्ज की गई और डॉलर पर भी बड़ा दबाव है। देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो है। आर्थिक विकास दर में बड़े स्तर पर गिरावट है। निवेश और एक्सपोर्ट दोनों ही कमजोर हैं। मंदी की आशंका बढ़ गई है। अब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कहा करते थे कि भाई हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन असली मायनों में महानता की जगह केवल टैरिफ के डर और व्यापार तनाव बचा है अमेरिका में। अब जरा सोचिए, जब अमेरिकी अपनी ही देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा खो दे, तो सुपर पावर की विश्वसनीयता की तस्वीरें आखिर कितनी धूमिल हो जाएंगी। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश संपत्ति कहा जाता था, युद्ध हो, मंदी हो या फिर वैश्विक संकट, निवेशक हमेशा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की ओर हमेशा से भागते थे। लेकिन अब हालात क्या हैं? अब हालात बदल चुके हैं। कैसे, आइए बताती हूँ। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी होल्डर्स की अगर बात की जाए तो इसमें कई बड़े बड़े देश हैं, बड़े से छोटे देश भी शामिल हैं। जापान की अगर बात करें तो जापान में 1.13 ट्रिलियन डॉलर के एक तरह से जापान ट्रेजरी होल्डर है अमेरिका की। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो 808 बिलियन डॉलर का होल्डर यूके है। चाइना और मेनलैंड के पास में 757 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी होल्डर्स हैं। केमन आइलैंड के पास में है 448 बिलियन डॉलर। बेल्जियम के पास में 411 बिलियन डॉलर। लग्जमबर्ग के पास में 418 बिलियन डॉलर। कनाडा के 368 बिलियन डॉलर। फ्रांस के 318 बिलियन डॉलर। आयरलैंड के 340 बिलियन डॉलर। स्विट्जरलैंड के 312 बिलियन डॉलर। ताइवान के 299 बिलियन। सिंगापुर के 248 बिलियन। हांगकांग के 247 बिलियन। इंडिया के 238 बिलियन डॉलर्स। ब्राजील के 228 बिलियन डॉलर्स। ये सभी अमेरिकी ट्रेजरी होल्डर्स हैं इतने बिलियन डॉलर्स के साथ में। चीन अब तक लगभग 600 बिलियन डॉलर्स के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड बेच चुका है और भारत भी 52 बिलियन डॉलर के बॉन्ड बाजार से निकाल चुका है। लेकिन असली खबर बॉन्ड बेचना नहीं है, समझिए। असली खबर वो यील्ड जिस पर ये बॉन्ड बेचे जा रहे हैं। जो देश कभी 0.25% की मामूली सी यील्ड पर भी अमेरिकी बॉन्ड को सुरक्षित मानकर पकड़े बैठे रहते थे, आज वही देश 4.5% की ऊंची यील्ड पर भी उन्हें बेचने को मजबूर है। और ये कोई सामान्य वित्तीय फैसले नहीं है। दरअसल ये डॉलर पर भरोसे के क्षरण का एक तरह से स्पष्ट संकेत है और ये स्पष्ट दर्शाता है कि अमेरिका की नीति दूसरे देशों पर प्रभाव डाले या ना डाले, अपने देश के लिए जरूर डोनाल्ड ट्रंप बेड़ा गर्क कर बैठे हैं। आइए बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में हालात अमेरिका से जुदा नजर नहीं आते। जीआरएफ रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अनुसार 68 लाख लोग यहाँ पर बहुत गहरी गरीबी के जीवन में जीने को मजबूर हैं। बीते 30 सालों में सबसे ज्यादा कुल आबादी का हर 10वां व्यक्ति यहाँ पर गरीब है। दरअसल ब्रिटेन की कुल आबादी 6 करोड़ 92 लाख एक तरह से मानी जाती है, लेकिन इसमें 69 लाख लोग बहुत गरीबी में है, ये जीआरएफ रिपोर्ट में कहा गया है। इतना ही नहीं, बहुत गरीबी में रहने वाली आबादी लगभग 10% है। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में गरीबी का स्तर यहाँ पर ज्यादा मापा गया है। ब्रिटेन में गरीबी गहराई से जड़ जमा चुकी है। ब्रिटेन के लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियां उन्हें निराश ही करती हैं। लोगों को लगता है कि शायद सरकार की तरफ से ऐसी कोई नीति तैयार की जाए कि उनको थोड़ी रियायत मिले, लेकिन कुछ होता नहीं है। यानी ट्रंप अमेरिका में और कीर स्टारमर ब्रिटेन में, दोनों देश वही कहानी दोहरा रहे हैं। सत्ता के खेल में जनता की पीठ पर वार। जरा सोचिए, अमेरिका और ब्रिटेन दो ऐसे देश जिनका दुनिया में बड़ा असर है, लेकिन आज दोनों देशों में आम जनता दर दर भटकने को मजबूर है। अमेरिका में ट्रंप के सन की टैरिफ और नीतियां, ब्रिटेन में कीर स्टारमर की धीमी और कमजोर योजनाएं,
दोनों ने ही जनता का भरोसा तोड़ा है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहा है, गरीबी और असमानता में इजाफा हो रहा है। जनता राहत की तलाश में है, लेकिन नेता अपने राजनीतिक एजेंडे में इतने ज्यादा मग्न हैं कि आम आदमी बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आता है। अप्रैल 2026 से अब जो फैसला है वो लागू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रीव्स ने नवंबर 2024 में 2 चाइल्ड लिमिट खत्म करने की घोषणा की। अब हालांकि 2017 का जो नियम था उसे खत्म करने की बात है। कंजर्वेटिव सरकार ने नियम 2017 में लागू किया था कि तीसरे बच्चे पर वेलफेयर सहायता नहीं मिलेगी। इस फैसले से लगभग 3.1 अरब पाउंड का अतिरिक्त खर्च अनुमानित एक तरह से बताया गया, लेकिन इस कदम से बाल गरीबी में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि 2 चाइल्ड लिमिट खत्म करने के लिए एक तरह से एक्शन लेने की बात है, लेकिन ये क्या काफी है क्या? अब जेआरएफ की चेतावनी इसमें साफ तौर से नजर आती है। फैसला ये जरूर है, लेकिन सिर्फ ये फैसला अकेला काफी नहीं होगा। अब मजबूत नीतियां अगर नहीं बनी तो ये मान के चलिए गरीबी से उबरने की रफ्तार पूरी तरह से रुक सकती है। सरकार ने 2 चाइल्ड लिमिट हटा जरूर दी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ यही कदम पर्याप्त नहीं है। गरीबी मिटाने के लिए ठोस रणनीतिक और बड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। और इसके बावजूद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? भारी टैक्स नीति, धीमे सुधार और कमजोर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पीछे वो जनता को राहत देने में नाकाम रहे। सवाल यही है, क्या ट्रंप और कीर स्टारमर अपनी सत्ता की भूख में जनता का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? क्या आम आदमी इन सुपर पावर देशों में केवल आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इंडिया डेली ने साफ दिखाया है कि आर्थिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता जरूर है, वरना अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही संकट की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। हमेशा कहा जाता है नेता जनता के लिए होते हैं, ना कि जनता नेताओं के लिए। आज यही फर्क समझना जरूरी है और यही बात है, क्या इसे नजरअंदाज किया जाएगा या जनता की आवाज उठाई जाएगी? सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के भविष्य का जरूर यहाँ पर नजर आता है। करेंगे चर्चा, जाने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। जल्दी हमारे साथ यूएसए रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ भी कनेक्ट होंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शरद कोहली आप ही से करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप अगर इन रिपोर्ट्स की बात करें, आज मंदी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही बड़े सुपर पावर जैसे देश हैं, दुनिया के सबसे मजबूत देशों में इनकी गिनती की जाती है। लेकिन आखिर क्या हो गया? क्या ये नीतियों का खेल है या फिर बदलते वक्त में नीतियों में बदलाव नहीं किया गया और नेताओं की वजह से इस तरह के हालात बन गए? नमस्कार नैना, आपको इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों और मेरे सह पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर एक लाइन में आप मुझे कहें, पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन तो अब आप सच पूछें तो अब मैं उसको बड़ा देश मानता नहीं, मैं उसको विकसित देश मानता नहीं। उसकी दुर्दशा बहुत पहले शुरू हो गई थी। उसने दुनिया भर के देशों पर जब अपना राज्य किया, उनको प्रताड़ित किया, मुझे लगता है उसका पाप का घड़ा तभी भर गया था। तो ब्रिटेन तो किसी गिनती में नहीं आता। भारत भी उसको अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत पीछे छोड़ चुका है। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है नैना, और $38 ट्रिलियन का उसके ऊपर उधार चढ़ चुका है। बल्कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो शायद 39 पहुंच गया है। अच्छा। यानी कि एक डेट टू जीडीपी रेशियो होती है कि आपका उधार और जीडीपी का प्रोपोर्शन क्या है, वो 130% पहुंच गया है। भारत का ये 56% है, उनका 130% पहुंच गया है कि अपनी जितनी उनकी जीडीपी है उससे 130% उनका उधार है। और हर तीसरे चौथे महीने $1.5 ट्रिलियन उनके ऊपर नैना चढ़ जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। नौकरियां, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर आ नहीं रही, निवेश आ नहीं रहा है। ट्रंप साहब ने मागा का नारा लगाया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मागा की जगह मारा हो गया, मेक अमेरिका रिसेशनरी अगेन। अमेरिका पहले रिसेशन में होता था, बाहर आया, फिर अब मेक अमेरिका रिसेशनरी अगेन। मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से अमेरिका इस समय रिसेशन में जा चुका है। सिर्फ कुछ आंकड़े ऐसे दिखाए जा रहे हैं जो ये बताएं कि अमेरिका जो है इस समय 1.8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, पर हकीकत ये है कि नहीं ग्रो कर रहा। ट्रंप साहब देखिए चाहते क्या थे नैना, ट्रंप साहब चाहते थे कि यहां पर फैक्ट्रियां लग जाएं, यहां पर दुनिया भर का निवेश आ जाए,
जी। वो ये भूल गए कि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सामान बनाने की जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब फैक्ट्रियां दोबारा वहां लौट के नहीं आने वाली है। अब वहां पर अब उनको बाहर से सामान मंगाना था, वो मंगाना पड़ेगा। और अपनी ही जनता के ऊपर ये टैरिफ उन्होंने किसी देश पे नहीं लगाया, ये टैरिफ उन्होंने खुद पे लगाया है, क्योंकि उनकी जनता को अब सामान महंगा मिल रहा है। और जब रेट बढ़े हुए होते हैं ना, इन्फ्लेशन होता है नैना, तो ऐसे में क्या होता है, जो उस देश का सेंट्रल बैंक होता है वो रेट नहीं घटाता है, यानी कि जो ब्याज की दरें होती हैं वो नहीं घटाई जाती, क्योंकि ये टूल होता है। जब आपके यहाँ रेट बढ़े हुए हो, महंगाई बढ़ी हुई हो, तो रेट नहीं घटाना चाहिए। उन्होंने वहां के फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पे जबरदस्ती करी और उनसे 2 बार रेट घटवाया, जबकि वहां महंगाई बढ़ रही है, लगातार कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। पर उनसे जबरदस्ती जब वो उन्होंने मना किया तो उन्होंने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी कि $2 बिलियन का तुमने फ्रॉड किया है ये फेड की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने में, अब मैं तुमको निकाल दूंगा। उसको वो निकाल रहे हैं। और किसी दोस्त को दुश्मन कैसे बनाया जाता है, किसी दोस्त को कैसे कैसे नाराज किया जाता है, ये कोई वहां से सीख ले। यूरोप उनका इतना बड़ा चमचा था और यूके इतना बड़ा चमचा था नैना कि हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े रहते थे, जो वो कहते थे आंख बंद करके मान लेते थे। अपनी ग्रीनलैंड की जिद की वजह से उन्होंने यूरोप को आज अपना विरोधी बना दिया है। यूके को उन्होंने स्टूपिड कहा। एक मॉरिशस के पास छोटा सा आइलैंड है डिएगो गार्सिया, वो यूके का वहां पर राज होता था, उन्होंने वापस हैंडओवर कर दिया यूके ने मॉरिशस को। उन्होंने यूके को कहा कि तुम स्टूपिड हो। उनकी इतनी बेइज्जती करी कि यूके भी हैरान रह गया कि हम इनके इतने पुराने दोस्त। और आज मैं नक्शा उठा के देख रहा था नैना दुनिया का, मैंने अपनी पुरानी स्कूल की एटलस होती थी, आपको याद होगा बचपन में, वो एटलस खोल के देखी, मुझे कहीं सफाई करते टाइम वो मिली। उस एटलस में मैंने जब दुनिया का नक्शा खोला तो कोई एक भी देश इस समय दुनिया में ऐसा नहीं है, बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, जो कि अमेरिका जिसको अपना दोस्त कह सके। साउथ कोरिया ने जुलाई 2025 में सबसे पहला वो देशों में से एक था जिसने उसके साथ ट्रेड डील करी, ये टैरिफ लगने के बाद, और 15% पे ये डील हो गई। और उसके बाद उनकी पार्लियामेंट में थोड़ा देर लगा पास करने में, उन्होंने कहा 15 की जगह 25 कर देता हूं। यूके को, फ्रांस को, जर्मनी को, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हम भारत की बात करते थे कि भारत पे 50% टैरिफ लगाया, परंतु उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है। कोई भी बड़ी बात आप कह रहे हैं शरद जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं दोबारा जब लौटूंगी तो इस बात को भी जरा समझूंगी, लेकिन वैसे मेरे साथ अब यूएसए रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्णिमा नाथ भी कनेक्ट हो चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन संजीव जी, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस एटलस का जिक्र यहाँ पर शरद कौली जी करें, मुझे लग रहा है कि 2026 का तो एटलस भी अलग हो जाएगा। आधे से ज्यादा हिस्से तो शायद यूएस के अंडर में आ जाएंगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नीति बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर पूरी तरह से टूट जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पिछले कुछ वक्त में ये जो रिपोर्ट आई 2014 से लेकर अभी तक, जो भरोसा है लोगों का सबसे निम्न स्तर पे पहुंचा, महंगाई बड़े स्तर पे पहुंची, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा डोनाल्ड ट्रंप देते देते क्या अब अपने लिए ही बेड़ा गर्क करते हुए बैठते हुए नजर आए हैं? टैरिफ का एक कहा जाए कि रिवर्स इंपैक्ट हो चुका है उनके लिए। जी जी बिल्कुल नैना जी। और देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नीतियां हैं, ये जो आर्थिक आक्रामकता है, इकोनॉमिक एग्रेसिवनेस उनका जो है, या स्ट्रेटेजिक जो एग्रेशन है, जो सामरिक रूप से भी अब वो जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के एटलस को ही बदलने का वो स्वप्न पाले हुए हैं। जाहिर है कि उसकी वजह से सबसे जो बड़ा इसका जो खामियाजा है वो स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप जब 4 वर्षों के अंतराल के बाद, पहला टर्म के बाद वो इलेक्शन हार गए थे, और उसके बाद जाहिर है कि वो 4 वर्षों का इंतजार किया, और जब वहां पर फिर से पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हुआ प्रेसिडेंशियल बिड के लिए, तो उन्होंने सबसे पहला वादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जनता को यही किया था सेकेंड टर्म के पहले, कि जब यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बन जाते हैं तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि अमेरिका के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करेंगे, उसको दूर करेंगे, इन्फ्लेशन की क्राइसिस को दूर करेंगे। और जाहिर है कि उनका जो सबसे पहला जो वायदा था उस पर ही वो बिल्कुल उन्होंने कुठाराघात करने का काम किया है। और जैसा कि हम आपके शो में पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कुल्हाड़ी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, इसको कहते हैं कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लेना या उसके ऊपर कूद जाना। इस तरीके की जो पूरी स्थिति है उन्होंने खड़ी की है। और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बर्ताव है वो उनको पॉलिटिकली बहुत ही कॉस्टली साबित होने जा रहा है। देखिए इस वर्ष के लास्ट में अमेरिका में कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं,
और अभी आपने उसकी एक जो वानगी देखी कि किस तरीके से उनको न्यूयॉर्क के सिटी के इलेक्शन को वो हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे। जो अन्य जगहों पर भी जो इलेक्शन हुए थे उनको भारी पराजय का सामना करना पड़ा। तो उसी तरीके से अब ये जो कांग्रेसनल इलेक्शंस होंगे उसमें जाहिर है कि एक बड़ी डिफीट, अगर इसी तरीके की नीतियां, वो जिस तरीके का बर्ताव उन्होंने अभी तक किया है, ऐसे में उनको मिलने जा रही है। और फिर वहां पर कांग्रेस में भी चाहे वो सीनेट हो चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, उसमें भी जो उनकी जो एक मेजॉरिटी है, जाहिर है कि उसमें परिवर्तन आ सकता है। और ये फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकली आगे आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां पैदा करेगा, और जिसकी की शंकाएं वो पहले से व्यक्त कर रहे हैं। अभी वो अपने फंड रेजर इत्यादि में जब जाते हैं तो वो कहते हैं यदि मैं ये कांग्रेसनल इलेक्शन हार गया तो संभव है कि वो मुझे इम्पीच कर देंगे। आखिर वो किसकी बात कर रहे हैं? जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें उनकी अपनी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। और मैं रिपब्लिकन पार्टी की जो नेता पूर्णिमा नाथ जी को मैं लगातार मैं सुनता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उनके अंदर जो रिसेंटमेंट दिखाई देता है, उसी तरीके के रिसेंटमेंट रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और गहरे होते जाएंगे। और इसका जो खामियाजा ये होगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सब एक होकर के इनका जो कार्यकाल है वो सीमित करने के बारे में भी, जाहिर है कि इम्पीचमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं, जिसकी की शंका उन्होंने स्वयं व्यक्त की है। और अभी जो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं बहुत ही गहरे हैं। वहां का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन इस अमेरिका के बहुत ही पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट को जिस दिन ये आभास होगा, और जिसमें कि डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों शामिल हैं, कि अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है वो घटती जा रही है, ऐसे में वहां का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बाईपार्टीजान तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति को टारगेट कर सकता है। और उनके लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है, क्योंकि उनको अब ये लगेगा कि इनकी वजह से अगला 3 साल का कार्यकाल अब इनका बचा हुआ है। अगर ऐसा ही करते रहे तो फिर तो अमेरिका की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल धरातल पे पहुंच जाएगी। मुझे लग रहा है कि शायद संजीव जी वो क्रेडिबिलिटी तो अब धीरे धीरे करके वो इसी तरह से धरातल पर आती भी जाती है, क्योंकि खासतौर से अब हम जिस रूप में बड़े स्तर पर प्रदर्शनों का दौर देख रहे हैं, आसपास के लोगों की बात करते हैं, उनके वही बात जिस तरह से यहाँ पे शरद जी ने भी कही कि ऐसा दुनिया का कोई ऐसा देश नजर नहीं आ रहा जो शायद डोनाल्ड ट्रंप का साथ या फिर उन पर भरोसा कर रहा हो। संजीव जी, अब अभी मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी जो आईसी के एजेंट्स हैं वो जिस तरीके का बर्ताव, जिस तरीके की शूटिंग वो कर रहे हैं, वो जाहिर है कि वो तानाशाहों का की याद दिलाता है कि किस तरीके से सीक्रेट पुलिस जो रेड किया करती थी और अपने लोगों को ऊपर ही जर्मनी में अत्याचार किया करती थी। तो इस तरीके की जो मिनेसोटा में और मिनियापोलिस में जो घटनाएं सामने आई हैं बेहद निंदनीय है। वो अमेरिका के वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। और अमेरिका यदि अपने लोगों के ऊपर ही इस तरीके का बर्ताव करेगा और विश्व के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो उसका खामियाजा क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसको डोनाल्ड ट्रंप को इसको सारी स्थितियों का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं, उनको भुगतने पड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। इसमें कोई शक नहीं। मैं यहाँ पर मालिक जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले पूर्णिमा नाथ जी का, क्योंकि इसी बात से रिलेवेंट है कि बड़ी बात हो जाती है। पूर्णिमा जी, जो बात यहाँ पर संजीव जी कह रहे हैं, चाहे बात आईसी को लेकर लोगों के मन में एक अलग गुस्सा हो, नाराजगी हो, पहले ही टैरिफ को लेकर लोगों के मन में एक बड़ी बातें थी, मागा का एक बहुत बड़ा नैरेटिव उन्होंने पेश करने की कोशिश की, लेकिन अगर असल में प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो पूरी तरह से जीरो नजर आते हैं। ये जितने नैरेटिव्स हैं वो पूरे धराशायी हैं, और ऊपर से जो बड़े अनप्रेडिक्टेबल उन्होंने अपनी सिचुएशन बनाई है मैडमैन थ्योरी के जरिए, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो रिचर्ड निक्सन वाले ही एक तरह से फॉर्मेट पर चलने की कोशिश करते हैं, दुनिया को ये बताएं कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम कुछ भी डिसीजन लेंगे, लेकिन असल में वो वाकई में मैडमैन थ्योरी अपने ऊपर लागू करते हुए दूसरों को, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या? देखिए, मैं 2 चीज़ बताऊंगी। अभी आपके साथ मेरा रेगुलर बात होती है, आपकी दर्शकों को भी, आपके पैनलिस्ट को भी मैं रेगुलर सुनती रहती हूँ, और इंडिया की प्रोग्रेस जो मैंने देखा है एटलीस्ट फॉर द लास्ट 10 years, आई एम इम्प्रेस्ड। बट आप लोगों को भी बहुत काम करना होगा। बट ऑन टॉप ऑफ इट, सर ने थोड़ी देर पहले डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, मैं ये बात कहना चाहूँगी, मैं एक्चुअली आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट पर्सन जो एक इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन हूँ। डेमोक्रेसी के बारे में एक दुका मुझे थोड़ा सा भी पता है। आज मैं रिपब्लिकन होके आपके चैनल नहीं, 100 अदर चैनल इंडिया के बैठती हूँ वहाँ पे, अपनी हमारी पार्टी हो, हम पॉलिसी हो, हमारी क्रिटिकल लीडर्स हो, उनके बारे में मैं बात करती हूँ। लेकिन कोई भी चैनल आप लोग
डेमोक्रेसी, आप तो बोलते हो आप लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो, आप तो बोलते हो हमारे साथ अच्छा रिलेशन है, आपके वहां पे कभी तो मैंने देखा नहीं आपके गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करे, कोई भी पॉलिसी को उठा के बात करे उसके बारे में। मैं जब बोलने जाती हूँ मुझे चुप करा जाता है। मैं तो आपको दिस इज मैं बताती हूँ पूर्णिमा समथिंग नाथ दैट जी, आई अगर हैव, अगर आप देख मुझे रही बोलने हो, दीजिए, सुनिए सुनिए, पहली नहीं, मैं बार भी आपको नहीं दुरुस्त बोलने कर दूं, दिया। अगर आपने देखा हो नैना तो अभी जी, दिस इज यूजीसी पर, सीरियस सुनिए मैटर। सुनिए, यूजीसी पर इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, ये सबसे बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है। आपने कहा कि भाई पॉलिसीज को लेकर सवाल नहीं उठाते, इंडिया में भी वही बड़ी तस्वीर है और इसीलिए डेमोक्रेसी की बड़ी तस्वीर पेश की जाती है। मीडिया में नहीं बैठना है, मैं न्यूट्रल हूँ, कोई भी पॉलिसी में न्यूट्रली एनालाइज करती हूँ। मुझे कोई गोदी मीडिया में बैठ के किसी का बुराई और किसी का अच्छा बोलने का कोई शौक नहीं है। हम इस कंट्री में बैठ के इसी कंट्री की पॉलिसी के बारे में आपको भी सुनाती रहती हूँ। मैं उसी पार्टी की पॉलिटिशियन हूँ, उसी के बारे में मैं आपको भी बोलती हूँ। मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करती हूँ, आपने कभी आपके गवर्नमेंट के बारे में पूछा? उसको तो उस सर पर बिठा के रखे हो। अब आपने थोड़ी देर पहले आपकी शो में मेरे को आपके सारे पैनलिस्ट के साथ मुझे बोलने लगे थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं बातें पता है। आपको पता है मैं नॉर्थ ईस्ट की लड़की हूँ? आपको क्या पता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में? आपने कभी देखा है? कभी गए हो उस तरफ? आपको कभी पता है वहां पे गरीबी क्या थी? आपको कभी पता है वहां पे इलेक्शन कैसे लड़ाया जाता है? तो आप जब सब मिलके कोई किसी को यूज करते हो, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे जैसे लोगों को आप यूज करा जा रहे हो हमारे बारे में जानने के लिए, अमेरिका में क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो सीधा सीधा सच बता रही हूँ, लेकिन आपके बारे में भी बोलना है कि आपका कर्तव्य बनता है। आप न्यूज चैनल हो, आप न्यूज आप एंकर क्या हो, चाह रही हैं? अच्छा, तो मैं न्यूज़ वही तो चैनल बात को कह रही हूँ न्यूट्रल पूर्णिमा रहना जी। चाहिए। जी हाँ। अच्छा, संजीव जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं चाहूंगी पूर्णिमा जी सारे अपनी गेस्ट आप बात, आप अपनी आप बात कर लीजिए, अपनी आप बात बता लीजिए। आप अभी कुछ कह रही थी, आप कंप्लीट कर लीजिए। पूर्णिमा जी, जी। मैं ये कह रही थी कि न्यूट्रली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेसी की जब बात होती है, मैं फॉर्चुनेट अपने आप को मानती हूँ इसलिए कि मैं डेमोक्रेसी से आई हूँ और डेमोक्रेसी की अंदर बैठी हूँ। मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखता है और आई एम स्पीकिंग अबाउट इट। आप भी बोलिए, आपको वहां पे अगर कोई बोलता है, मुझे अगर कोई घोषणा कर दिया कि ये बोलती है ये टेररिस्ट है उसको मार दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? सिमिलरली वो मुझे बोल दिया जाए कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ, आपको कैसा लगेगा? आप आओगे मुझे बचाने के लिए? नहीं आओगे ना। आप आज तक हमारे लिए क्या किया यहाँ पे? नहीं, अब उल्टा हमें गालियां सुनते हैं कि ये तो यहाँ पे इंडिया छोड़ के गई है। इंडिया छोड़ के यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमने धर्म छोड़ दिया। इंडिया छोड़ के यहाँ पे आने का मतलब नहीं हुआ हमने कंट्री की ओरिजिनलिटी छोड़ दिया, ये सिविलाइजेशन छोड़ दिया। हम इकोनॉमिक अपग्रेड के लिए कोई भी जाते हैं, आप भी जाते हो। नॉर्थ ईस्ट की लड़की हूं मैं। अब अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो हम कभी दिल्ली में भी पहुंच जाते एजुकेशन लेके, या बेंगलोर में पहुंच जाते, या हम पुणे में पहुंच जाते, या हैदराबाद में पहुंच जाते। इसका मतलब नहीं है वो नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा की लड़की हो, इसका मतलब त्रिपुरा छोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मुझे ऐसा लगता है पूर्णिमा नाथ जी, शायद आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पर रहा है जिसको आप शायद यहाँ पर नाराजगी स्वरूप बता रही हैं। लेकिन ना मैं आपको बताऊं, लेकिन आप ये अगर हिंदुस्तान से कोई भी, हिंदुस्तान का कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय अगर विदेश में जाता है, हम उसे ये नहीं सोचते कि वो भारत छोड़ के गया, हम तो ये सोचते हैं कि भाई वो तो भारत की साख पूरी दुनिया में उठा रहा है, पूरी दुनिया में निभा रहा है। संजीव नैना जी, देखिए पूर्णिमा जी को मैंने सुना, लेकिन जब मैं इस बात को कहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे हैं, तो यही बात मैं भारत की, हमारे अपने राष्ट्र की, जो आपका भी राष्ट्र है, आपकी मातृभूमि है, मैं उसके बारे में भी यही कहता हूं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी के रूट्स बड़े गहरे हैं और हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। और भारत में तो ऐसी कोई भावना ही नहीं है कि हमारी किसी आवाज को दबाया जाए। हम अपने राष्ट्र की जो नीतियां होती हैं उसको समय समय पर रिव्यू करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको परिष्कृत करने की कोशिश करते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी नैना जी ने जिक्र किया कि अनेक ऐसे विषय हैं वर्तमान समय में भी कि जिसके की वजह से अनेक डिबेट की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, चाहे वो यूजीसी का बिल हो या अन्य विषय हो, और उसमें कभी भी किसी का की ऐसी दखल नहीं आती है या कोई ऐसा गोदी मीडिया इत्यादि भी जो आप कह रही हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। अब भारत का मीडिया बहुत स्वतंत्र है और बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया जाता है। हम आपके साथ बैठते हैं, आप हमारे साथ बैठते हैं, इस बात को आपने अनुभव किया होगा। मैंने तो अभी तक अपने ऊपर कभी भी कोई दबाव नहीं फेस किया कि मुझे ऐसे बोलना है या वैसे बोलना है। मैं तो जो चाहता हूं वही बोलता हूं और मुझे बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अपने राष्ट्र की जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं उसमें पूरा गहरा विश्वास है, हमारी अपनी सरकार पर विश्वास है। और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है
वो सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास की बात करता है। वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट का जो आप नॉर्थ ईस्ट कह रही हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट की हैं, मैं भी वाराणसी से बैठ के बात कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा गृह नगर है। और जाहिर है कि जब मैं संजीव जी, नॉर्थ मुझे ईस्ट के लगता है बारे कि में सोचता हूं देखिए तो मैं ये सबसे नहीं सोचता। महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, हो सकता है कि शायद यहाँ पर विदेश में उनको कुछ किसी चीज को फील करना होगा। संजीव जी, जी पूरी थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, फिर मैं मलिक जी का रुख कर रही हूँ। बस एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचता हूं या दक्षिण भारत के बारे में सोचता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता कि वो नॉर्थ ईस्ट है, वो भारत के बारे में सोचता हूं। मेरे अंदर तो सभी के अंदर ये भावना होती है कि वो भारतीय ही हैं, चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे वो आसाम में रहे, चाहे वो तमिलनाडु में रहे, चाहे वो गुजरात में रहे, मेरे लिए सब भारतीय हैं। और यही भारत की जो भावना है वो भारत को एक करके रखती है। और इसी वजह से भारत के लोकतंत्र के मूल्यों में मेरा गहरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि आप भी जहां कहीं भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगी, सभी जहां जब यूएस के 50 स्टेट्स के बारे में सोचती होंगी, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में सोचती होंगी, ना कि किसी प्रोविंस और के बारे देखिए में। मुझे लगता है कि देखिए सभी जगहों की अपनी अपनी एक परिस्थितियां होती है। लेकिन मैं एक बार फिर से चर्चा की तरफ लौटती हूँ। एसके मलिक जी, सॉरी आपके पास में बहुत देरी से मैं रुक कर रही हूँ, लेकिन मैं जरा इस बात में एक बार फिर से टॉपिक की तरफ आती हूँ, क्योंकि दो बड़े ऐसे देश दुनिया के, और इन सभी जगहों पर जिस तरह से गरीबी का स्तर लगातार निचले स्तर पर है, और चाहे बात यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष उनकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई हो, चाहे बात ब्रिटेन की हो या फिर यूएस की, और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों का भरोसा तक टूटता नजर आता है। विदेशी तो छोड़िए, खुद घर के अंदर के लोग ही भरोसा नहीं कर पा रहे। क्या रीजन है, नीति या नेता? जी नैना जी, नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को मेरा ससम्मान नमस्कार। नैना जी देखिए, मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा। 4 साल पुराने हमारे जो विदेश मंत्री जी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट, उनका बड़ा वायरल हुआ था, और स्टेटमेंट ये था कि यूरोप को भी दूसरे देशों के बारे में कंसर्न होने की जरूरत है। यूरोप को ये फ्री हैंड नहीं दिया जाना चाहिए, या यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि ऑल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट माय प्रॉब्लम एंड माय प्रॉब्लम इज द एंटायर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए, इस बात में बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ था, और वो बात आज लिंक होती है। देखिए, यूरोप जिस तरह से हमारे साथ कल उन्होंने एक समझौता किया है, ये समझौता ऐसा नहीं है, 18 देशों की 18 सालों की मेहनत चल रही थी, और 18 सालों की मेहनत में ऐसा हुआ कि यूएस ने उसको एक कैटलिस्ट का काम किया। चल रही थी चीजें, यस नो, कुछ कभी अमेरिकन प्रेशर आ रहा था, कभी ब्रिटेन पीछे हट रहा था, कभी कुछ कर रहा था। आज हालत ये हो गई है कि जो ट्रंप साहब की नीति, जो आपने पूछा ना कि ये नेता या नीति, मैं समझता हूं ये दोनों की दोनों चीज इकट्ठी हो गई हैं। इन्होंने इस चीज को इम्पिटस दिया है और कैटलिस्ट का काम किया है कि भारत के साथ देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आज की डेट में हो रहा है, और हमारी देखिए जो ग्रोथ है, सबको मालूम है कि हमारी ग्रोथ किस रेट से हम ऊपर जा रही है या प्रोजेक्टेड है। और ये हमने कहते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज कहती हैं। अमेरिका की प्रॉब्लम आज पिछले 1 साल में उभर के आई है कि उसने धौंस के जरिए पूरी दुनिया को धीरे धीरे करके पहले दूसरे देशों को ना, और यहां तक हुआ कि अब पूरे यूरोप को भी उसने अपने चंगुल में लेने की कोशिश की। अब देखिए, अपने देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक सुरक्षा हर कोई कंट्री करना चाहेगा। कोई भी देश हो, अगर आपके बीच में दो समस्याएं हैं, तो ट्रंप साहब को चाहिए था कि देश टू वन डील करते, और 1 to 1 उसकी बात को, जो समस्या है, जो उनके बीच में गैप है या इम्बैलेंसेज हैं या ट्रेड इम्बैलेंसेज है, उन सबको दूर किया जाता। उन्होंने क्या किया, ये इस चीज को ग्रांटेड लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मिलिट्री पावर है, हम जो चाहे कर लेंगे। और इस चीज में जो उन्होंने पूरी दुनिया में एक संदेश देने की कोशिश की, उस संदेश का एक तरह से उल्टा असर हुआ। ये बैकफायर कर रहा है। मेरे ख्याल से उनके जो सलाहकार होंगे, जरूर उनको समझाते होंगे इस बात को, और ये अगर समझा नहीं रहे हैं तो आई थिंक ये एक डिजाइन का पार्ट चल रहा है कि आप इसी नीति पर चलते रहिए, कभी यहां अटैक कीजिए, वहां अटैक कीजिए, दुनिया का ध्यान भटकाइए। असली मुद्दा ये है कि अमेरिकन सिटीजन्स नाउ दे स्टार्टेड फीलिंग द हीट। अब अमेरिकन सिटीजन को जो चीजें $100 में मिलनी चाहिए, वही घूम के यूरोप के रास्ते आए या लैटिन अमेरिका का कंट्रीज में आए, और उनके रास्ते आए वही उनको $120-130 में जब मिलेगी, तो हीट कैसे नहीं फील होगी। उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो उनका एक वायदा था, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे कम होगी? क्या हुई है? पूर्णिमा नाथ जी जानती हैं कि नहीं, कतई नहीं है। और इन सब को जो आपके इंट्रोडक्शन में आया, इतने सारे डेटा आए, और इसके साथ साथ कोहली साहब ने जो इतना एनलाइटन किया, देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिकन की कहां चली गई है। और पूरे अमेरिका को ये भी आज भी इस बात का मेरे ख्याल से डर सता रहा है। मैं कल भी 2 दिन पहले चैनल पे आपसे शेयर कर रहा था, चैनल के साथ, कि देखिए अमेरिका इस तरह से आज बिहेव करने पे क्यों मजबूर है।
ये मजबूर है या बाय डिजाइन चल रहा है? मैं कहता हूं कि अमेरिका को अगले 10-15 साल में एक इकोनॉमिक डाउन, एक डर सता रहा है। ये डर सता रहा है। जी जी नैना जी, अब ये बात देखिए, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर अमेरिका या कोई भी महाशक्ति ये चाहे कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी एक पावर, इकोनॉमिक पावर हूं, मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स मैं तय करूं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? और ये होगा भी नहीं, क्योंकि हर देश आज के देश में, और यही रीजन है। देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ, मेटल का फ्लो किधर से किधर हुआ। अमेरिका इस चीज को फील कर रहा है पिछले साल भर से कि मेटल का फ्लो, जो डॉलर का रिजर्व्स है, कितने देश हैं जो डॉलर के रिजर्व्स को अपने अपने को शट आउट करते जा रहे हैं। अमेरिका का जो डॉलर का रिजर्व रशिया के पास था, सबसे पहले देखिए जो परमानेंट हमारे पास सिग्नल्स हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं, सबसे पहले जैसे यूक्रेन यहाँ रूफने कॉन्फ्लिक्ट होने के आसार हुए, रशिया ने अपने जो डॉलर रिजर्व्स है उनको खत्म करना शुरू किया, कम करना शुरू किया। आज की डेट में जो आपने कहा कि वहां के ट्रेजरी बॉन्ड जो है, जिसमें दुनिया सबसे ज्यादा फील करती है, आज खुद देख लिया फ्लो किधर चल रहा है। जापान जैसा कंट्री उस चीज को शट आउट करने के लिए एक तरह से सोच रहा है। तो हर कंट्री अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करना चाहता है, उसकी सुरक्षा वो जी 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 और इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए अपनी सुरक्षा को लेकर हर देश सोचता है, लेकिन दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करके अगर खुद पर अपने आप को सुधारने की कोशिश हो तो कई बार वो बैकफायर कर जाता है। लेकिन यूएस ट्रेजरी और डॉलर के अविश्वास की बात जो हो रही है, शरद कोहली जी, क्या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जिसमें जापान जैसा सबसे बड़ा निवेशक एक तरह से रहा, दुनिया के बड़े से छोटे कई देश उसके बड़े निवेशक रहे, लेकिन डॉलर पर भी पिछले कुछ वक्त से लगातार अविश्वास देखने को मिल रहा है, और शायद इसी तानाशाही रवैये की वजह से डी-डॉलराइजेशन की तरफ या उसके दूसरे विकल्पों के लिए सोचा जा रहा है। अब ब्रिटेन की अगर बात करूं तो यहां पर टू चाइल्ड थ्योरी जो है, बेसिकली वो नियम यहां पर लागू करने की बात है। क्या इन सारी चीजों से कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर कुछ और नीतियों का भी तरीका अपनाना पड़ेगा? नैना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका का क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं मैं, पूर्णिमा जी वहां रहती हैं, आज पूर्णिमा जी बहुत भावात्मक हो गई। अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और ये जब किसी देश की करेंसी अब कमजोर होने लग जाती है, वैश्विक करेंसी, क्योंकि डॉलर का रुतबा था, डॉलर का दबदबा था, डॉलर की दादागिरी थी, और एक डॉलर इंडेक्स होता है। मैं इंडिया डेली लाइव के दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग अर्थशास्त्र में रुचि नहीं रखते हैं उनके लिए ये आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। डॉलर इंडेक्स में नैना 6 करेंसीज होती हैं, बास्केट ऑफ 6 करेंसीज, उसमें से 4 मुख्य का मैं नाम ले लेता हूं, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। ये 4 करेंसीज के मुकाबले डॉलर 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। अभी परसों की बात कर रहा हूं आपको, डॉलर इंडेक्स जब ट्रंप साहब आए थे तो डॉलर इंडेक्स 106-108 पर हुआ करता था। ये डॉलर इंडेक्स गिर के परसों तक, परसों की बात कर रहा हूं, 98 आ गया, और परसों के बाद यानी कि कल ये डॉलर इंडेक्स गिर के 96 पर चला गया। इसी की वजह से आपको सोना चांदी की कीमतें एकदम से फिर से छलांग मारती हुई दिखी, हालांकि लगातार बढ़ रही है। तो ये बता रहा है कि ये जो आप आंकड़े दे रहे थे ना स्क्रीन पे नैना, जो आप शुरू में बता रहे थे, बहुत ही बढ़िया आंकड़े, आपकी बैक एंड टीम की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि ये आंकड़े ना किसी चैनल ने निकाल के दिए हैं, ये मुझे तो अर्थशास्त्री मुझे तो मालूम थे, पर किसी ने इनको सार्वजनिक नहीं किया। ये जो दुनिया भर के देशों ने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में विश्वास के आधार पर निवेश किया हुआ था सालों से, दशकों से, और डॉलर रख के देश अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करते थे। डॉलर समाप्त होने लगते थे तो देशों के दिवालिये निकलने लगते थे। आज ये नौबत आ गई है कि वो देश उन ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच कर सोना खरीद रहे हैं। ये जो सोने की कीमत आपको इतनी भागती दिख रही है ना नैना, जी। इसका कारण ये है कि वो जो पैसा इतना बड़ा वहां से निकल के आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे से विश्वास हट चुका है। और सबसे ज्यादा विश्वास जब हटा, जब जेरोम पावल साहब यानी कि फेड में दखलंदाजी सरकार की हो गई। नॉर्मली सेंट्रल बैंक और फेडरल गवर्नमेंट दोनों इंडिपेंडेंट पिलर्स होते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था में। तो जब आप उसमें दखल देने लग जाएंगे तो वो उसमें फिर लोगों का विश्वास उठता है कि भाई हमने तो निवेश कर रखा है, कल को पता नहीं क्या हो जाए। तो ये पैसा लगातार निकलता जा रहा है, पैसा मैं इसका जवाब पूर्णिमा जी से लेना चाह रही हूँ एक बार। पूर्णिमा जी, ये बात जो शरद जी कह रहे हैं, देखिए दुनिया के अलग अलग देशों का विश्वास तो जरूर टूट रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और उसकी बहुत बड़ी वजह अंदरूनी तौर पर जो एक इम्पैक्ट है, चाहे बात ICE के पॉलिसीज की बात हो, वीजा की बात हो, माइग्रेशन पॉलिसीज की बात हो, और उससे भी तरह ऐसा लगता है विस्तार नीति की जब बात होती है दूसरे देशों के नजरिए से, ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की नीति हाईजैक करने की, आपने कहा ये बहुत पहले से ही पुरानी नीति का रहा है। अब ये जो भरोसा टूट रहा है, क्या इस बात का इल्म खुद डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिकी सरकार को है? क्या इसके कुछ दूसरे ऑप्शंस या सुधारने पर भी कोई विचार किया जा रहा है क्या?
ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन इज अ टॉप गेम ऑफ इट। आपने देखा होगा अभी जो कुछ दिन पहले हमारे कंट्री में ये इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है एप्स्टीन के मामले में, उसके बाद जो अटैक शुरू हुआ, वेदर वेनेजुएला का लीडर को उठा के लेके आना, ईरान में अटैक कर देना और कनाडा को थ्रेटन कर देना, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन ये जो चल रहा है ये इंटरनल पॉलिटिक्स की एक साइड आप देख रहे हो, बट ऑन टॉप ऑफ इट यूएस डॉलर इज द मेन कारण। ये फॉरेक्स में भी, रिजर्व में भी आपको यूएस डॉलर हैज फॉलन, जो 2000 में, अर्ली 2000 में आपकी ये 70% की करीब हुआ करता था शेयर, अभी ये गिर के लिटरली 42-45% हो चुकी है। तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। लेकिन ये कहना कि डॉलर खत्म हो जाएगा विद इन शॉर्टली, ये भी गलत है। इसको रिप्लेस करने के लिए आपको टाइम लगेगा। आपको पता है ट्रंप कैंपेन के समय में ब्रिक्स को काफ़ी बार अटैक किया है। लिटरली ब्रिक्स को टारगेट करने के लिए आपने देखा होगा, जब उनको शपथ ग्रहण करने के बाद सारे ब्रिक्स कंट्री, वैसे साउथ अफ्रीकन की जो लीडर है, इनको भी अपमान किया गया है व्हाइट हाउस में। ब्राज़ील की लीडर को भी टारगेट किया गया है। आपको रशिया को तो पता ही है, वो अलास्का कॉन्वर्सेशन में कुछ निकला नहीं है, और इंडिया को तो आपको पता ही है, लिटरली डेड इकोनॉमी से लेके सब कुछ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये आती है दोस्ती के साथ खड़ा रहना जब समय खराब हो। अब आगे जाके रशिया अगर कभी इंडिया के साथ ना देना, ये ना कहना कि रशिया ने साथ नहीं देना, पता नहीं क्या हो गया, उसका इंटरनल प्रॉब्लम होगा। जब मोदी जी जाके बाहर जाके बोलते दिस इज नॉट द एरा ऑफ ए वॉर, इफ आई हैव सपोर्टेड इंडिया, कभी जाके उनका शिप भेज के लिटरली अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रूप को हराया है, अपने कोई कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाया, लिबरेट करवाया, आज जाके वो उसके साथ आप खड़े नहीं हो पाए। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू बिफोर, बिकॉज क्रिटिसिज्म जो होती है ना, इसका मतलब नहीं है कि एंटी इंडियन बोलने लगे और आप लेबल बनाना शुरू कर दोगे, बट आइडिया है कि रशिया ने हमें ऑल वेदर फ्रेंड तो था, लेकिन मोदी जी को भी जाके बोलना चाहिए था कि हम रशिया के साथ खड़े हैं। ये नहीं, मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। आपको याद है सितंबर 2023 मुझे स्पेसिफिकली याद है, लिटरली यूक्रेन की कोई एडवाइजर है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की, वो आके बोल रहे थे इंडिया को वीक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, बोल रहे थे कि रशिया के साथ देने के लिए। उसके बाद जाके आपको याद है यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्टर काली, हमारी गॉडेस माता काली को कैसे इंसल्ट किया था। आज वहाँ का कंट्री का क्या सिचुएशन है, जो है कभी भी इंडिया ने। पूर्णिमा जी, अगर मैं इस बात पे अगर आपको जवाब दूंगी तो आपको लगेगा कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, लेकिन बात जी ठीक है। अच्छा, संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। जी देखिए, मैं पूर्णिमा जी को जो उन्होंने अभी आलोचना की, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि भारत का जो अप्रोच है बहुत ही कंसिस्टेंट है, लाउड है और बहुत ही शक्तिशाली भी है, बहुत ही साहसी भी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे, तो उनसे जो 1-to-1 की जो बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए, भारत तटस्थ नहीं है, भारत तटस्थ नहीं है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो शांति के साथ खड़ा है, भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो संवाद के साथ खड़ा है, भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है, भारत किसी के साथ खड़ा है तो यूएन चार्टर के साथ खड़ा है। तो ये जो भारत का जो अप्रोच है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक शक्तिशाली अप्रोच है, और भारत कभी भी किसी दबाव में आकर के किसी के साथ झुकता नहीं है, किसी के साथ जाके बैठता नहीं है। और भारत का जो अप्रोच यदि रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में देखें पूर्णिमा जी, तो बहुत ही डे 1 से हम इस बात को कहते रहे हैं कि ये युद्ध बैटल ग्राउंड में इसका समाधान नहीं निकल सकता, इसका समाधान संवाद से ही निकल सकता है। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कीव की भी यात्रा की, मॉस्को की भी यात्रा की और अमेरिका की भी यात्रा की, आपके राष्ट्र की भी यात्रा की, और सभी के साथ इस बात को बैक चैनल के माध्यम से हमने लगातार इस बात को कहा कि इसका जो समाधान है वो सिर्फ संवाद ही हो सकता है। आज उसी पे आप भी आ गए। लेकिन संजीव जी, उससे भी बड़ी दिलचस्प बात तो ये हो जाती है कि रूस और यूक्रेन या बाकी हमारी तो पॉलिसीज बहुत ज्यादा क्लियर हैं, लेकिन पूर्णिमा जी जिस तरह से अब अगर बात यही है तो अमेरिका का जिस तरह से स्टैंड है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान को खुद ये कहा जाए कई ऐसे संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया, और खुद अमेरिका जिस तरह से बैक सपोर्ट कर रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमेरिका
अमेरिका की जिस तरह से जबरदस्ती दबाव बनाने की राजनीति थी, हिंदुस्तान उसके लिए दबा नहीं। मलिक जी, क्या मैं गलत हूँ, खासतौर से अगर पॉलिसी की बात है? अच्छा, मुझे रिस्पॉन्ड करने जी के जी, लिए रिस्पॉन्ड यस, करने के लिए तो बोलिए जी। सर, अब संजीव सर ने अभी बोला है संवाद से हो सकता है। संवाद से कैसे हो सकता है? रशिया के पीछे ने अपने प्रॉक्सी को बिठा के रखे हो, उसके बाद उनको नेटो में शामिल करने के लिए बात कर रहे हो। रशिया तो आज से नहीं बोल रहा है ना, सालों से बोल रहा है, दर्शकों से बोल रहा है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप वहां पे जाके बोल रहे हो कि संवाद से बात कर रहे हो। संवाद से क्या बात कर रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर आपने एग्जीक्यूट किया, हमने आपको कुछ बोला है? आपको तो मैं बधाई देती हूँ उसके लिए, क्योंकि आज आपने किसी के दबाव में ना जाके आपने वॉर तो किया है। आप सैनिक भेजो या मॉडर्न वॉरफेयर करो, कोई बात नहीं, आपने आपका डिफेंस तो आपने क्लियर किया ना। आपको मैं कंग्रेचुलेशन इसीलिए करती हूँ। लेकिन वहां पे जाके कहना है कि वॉर इज नॉट द वे, आपको ऑप्शन ही नहीं है अभी। वॉर आपको खेलना पड़ेगा, यू हैव टू कम टू द मैदान अभी। और आपको पसंद है या ना पसंद है वो डिफरेंट बात है, लेकिन यू हैव टू बी पार्ट, यू हैव टू स्टैंड विद योर फ्रेंड्स सम टाइम, है ना? नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत ने कभी भी इस बात को पाकिस्तान के संदर्भ में भी, अगर आप देखें हमारा अप्रोच, तो हमने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध कभी भी नहीं थोपे। लेकिन पाकिस्तान ने जब युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत ने उसका बहुत शक्तिशाली जवाब दिया है। लेकिन जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये महाशक्तियों के बीच में, आपके राष्ट्र के बीच में और रशिया के बीच में, ये इनडायरेक्ट तरीके से, अपरोक्ष तरीके से वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। और ये जो कंटेस्टेशन आप कर रहे हैं, उसका जो समाधान है, यदि आप वॉर फील्ड पर निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लड़ते रहिए। 4 वर्ष हो चुके हैं और 4 वर्ष कैसे और बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। और अभी भी उसका कोई ओवरथ्रो नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद यदि कोई मिसकैलकुलेशन कर दिया तो जाहिर है कि फिर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए भी तैयार नहीं है। रशिया गलत है और वॉर का जो समय नहीं है, ये भी गलत है सर, ये भी गलत है। ठीक है मलिक जी। नैना जी, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन उठता है बार बार कि अमेरिका को क्या पड़ी है, पूरी दुनिया का चौधरी क्यों बनना चाहता है? आज का सिनेरियो जो सोशो इकोनॉमिक बदलाव हुए हैं, जो इकोनॉमिक बदलाव हुए, अमेरिका को क्या आफत है कि हर जाके पैर घुसाना है उसको, हर जगह हर किसी के देश में जाके उसको प्रॉब्लम करना है? देखिए, अगर आप यूक्रेन और रशिया की बात करें, इसकी जड़ में अमेरिका है। और अमेरिका नेटो के थ्रू आगे करके, यूरोपियन कंट्रीज को आगे करके अपने हित को साझा करना चाहता था। अब हुआ कि बाइडेन प्रशासन ने क्या कमी नहीं की कि पूरा अमेरिका को पूरा रशिया को खाली किया जाए, पूरा रशिया को स्ट्रेच किया जाए। लेकिन हुआ क्या, अब पूरे एनर्जी सोर्स आपको क्यों चाहिए दुनिया में? क्या दुनिया में दूसरे को किसी को जीने का अधिकार नहीं है? क्या दूसरे कंट्री को अपने प्रोग्रेस करने का अधिकार नहीं है? क्या दूसरे कंट्री को अपने देश के नागरिकों को सस्ती जीवन यापन देने का अधिकार नहीं है? अमेरिका को ऐसी क्या प्रॉब्लम है? हर जगह वो जाता है, हर जगह वो अपना पैर घुसाता है, हर जगह अपनी चीजें थोपता है, इट्स माई वे हाईवे की पॉलिसी अपनाता है। ऐसा क्या आफत आ गई? देखिए मैम, प्रॉब्लम यही है, जैसे कि कोहली साहब भी बोल रहे थे बीच में और आपने भी बात को टच किया, सारी कहानी ये है कि अमेरिका का जो सिंहासन था ना, मोनोपोली, वर्चस्व, पेट्रो डॉलर, वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। और वो हिलता हुआ नजर, जैसे कि मैंने अपने पूरे पार्ट 1 में बोला कि मैम अगले 10-15 साल में अमेरिका को अपनी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी सामने दिख रही है। दुनिया डॉलर से मूव कर रही है। देखिए आज दुनिया पे, मैं आपको इस बात से ये ऐसे कहना चाहूंगा कि देखिए, अमेरिका इस बात से ज्यादा नहीं खुश होता कि मेरा पेट्रोल मेरे से खरीदा जाए। अमेरिका इस बात से खुश होता है कि पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में हो, उससे उसको शक्ति मिलती है। शक्ति इसलिए नहीं मिलती कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स बेचे जाए, अमेरिका का जो पेट्रोल है वो अमेरिका से खरीदा जाए, नहीं, पूरा व्यापार डॉलर में हो। जैसे कि आपने वक्ताओं ने बहुत सही कहा कि पहले देश गर्व करते थे इस बात पे कि हमारे पास इतने डॉलर, इतने मिलियन बिलियन डॉलर रिजर्व में हैं। आज उस देश को छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं लोग। और जो देश इस बात में, जो टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की, सब इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी आपको कहीं नहीं ले जाने वाली है। और उनके निक्सन साहब ने कहा था ना ये बात, वो आज सच हो रही है कि अमेरिका की दुश्मनी आपको कम खतरनाक है, अमेरिका की दोस्ती आपको ज्यादा खतरनाक है। और आपने पाकिस्तान का टच किया, देखिए पाकिस्तान को क्यों लेके आया? उन्होंने भारत पर बहुत टोरे डाले। अफगानिस्तान में जो वो अमेरिका था उनको तो भागना ही था ना वहां से, उनके अपने देश को, अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना ही करना था। वो चाहते थे इंडिया को लाके, इंडिया को एंगेज करके छोड़ दिया जाए और इंडिया को मरने दिया जाए और दुश्मनी रहे तो रहे, वो खुद उनको जाना ही था मैम इस बात में। और एक चीज और बताता हूं, इसके साथ एक बात नहीं है,
आज जो बहुत दिक्कत वाली बात ये हो रही है, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ा रहे हैं, हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस पॉलिसी पे जा रहा है कि हम अपने स्वावलंबी होने की तरफ काफी बढ़ रहे हैं। टाइम लगेगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। हमारा इसरो देख लीजिए मैम, हम पूरी दुनिया के, यूरोप के, अमेरिका के सैटेलाइट ऊपर भेजने की आज हालत पे आ गए हैं। आज अपने जो हमारा जो क्या कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वो अच्छा होता है जिसको डाइवर्सिफाई किया जाए। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने सब डोमेन्स को, स्टूडेंट से लेके, इंटेलेक्चुअल से लेके, सर्विसेज से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, हर चीज को डाइवर्सिफिकेशन में डाल रहे हैं। और मुझे लगता है सर चीज ये तस्वीर जो बदल रही है, और खासतौर से क्योंकि पूर्णिमा जी आपने रशिया का जिक्र किया, तो अब मुझे एक बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस और रशिया में अंतर क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका की एक ये नीति है कि संसार में जो भी कोई खनिजें हैं उस पर अधिकार अमेरिका का हो, बाकी जो देश हैं वो आखिर क्या करेंगे? अब विस्तार नीति की तरफ जाते हैं, रशिया भी अगर विस्तार नीति की तरफ जा रहा है तो अमेरिका आखिर किस मुंह से रशिया को रोकने की बात करता है? रशिया कहाँ पे विस्तार नीति के पास जा रहा है नैना जी? रशिया कहाँ पे यूरोप में अटैक कर दिया पिछले 10-15 साल में? यूक्रेन और रशिया का तो विवाद यही चल रहा है ना मैडम। आप अगर आपके नेता चाहते हैं दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री है उसको सीधे घर पे जाके अगवा कर लेते हैं, ये किस तरह की एक तरह से विस्तार नीति है? गलत है। एंड सीधा सीधा तो मैं इसके बारे में बोल रही हूँ ना, जो अगर काम अगर गलत लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ। और मैं फॉर्चुनेट इसीलिए हूँ कि एक कंट्री से आई हूँ जहाँ पे डेमोक्रेसी की थोड़ी सी आइडिया था, और जहाँ पे पहुंची वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। और अभी भी यही अच्छी बात है आपकी कि आप जो गलत है आप उस गलत को गलत बोलती हैं, सही को सही बोलती हैं। ये चीज मुझे हमेशा से बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो विस्तार नीति और जो एक तरह से अविश्वास है वही कहीं ना कहीं अमेरिका को जरूर गर्त में डाल रहा है। वक्त इतना ही था, आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल क्या है जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस, पहला डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा मार्को रूबियो। इस सवाल का अगर आप जवाब जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।